NCERT कंप्यूटर साइंस क्लास 11 चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू अ प्रॉब्लम सॉल्विंग से जितने भी MCQ बन सकते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं UPSC TRE 4.0 के लिए, तो हमने उसे एक PDF में सारे क्वेश्चन को लिखे हैं। उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि कंप्यूटर अपने आप संख्याओं को हल नहीं कर सकते। हमें समस्याएं हल करने के लिए स्पष्ट रूप से चरण दर चरण निर्देश देने होते हैं। तो इस तकनीक को हम क्या कहते हैं? तो इस तकनीक को हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा। जब हम किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप उसको निर्देश के अनुसार किसी प्रॉब्लम का सलूशन हम लोग निकालते हैं, तो उस प्रक्रिया या टेक्निक को हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ए। दूसरा कह रहा है कि प्रॉब्लम एड्रेसिंग, तो ये आंसर नहीं होगा। और आगे है प्रॉब्लम एनालिसिस, ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये 3 ऑप्शन देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि हो सकता है ये दोनों जो बी और सी जो है ये एक ही टाइप के नेम हो सकते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग को सिनोनिम लिख देता है, जिसके कारण से मोर देन वन ऑप्शन हो जाता है। तो इसलिए हम लोग हर क्वेश्चन में या हर प्रश्न में हम लोग 3 ऑप्शन जरूर देखेंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें समस्या की पहचान करना, इसके लिए एल्गोरिदम बनाना और अंत में एल्गोरिदम को लागू करके कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करना शामिल है। तो ये कह रहा है कि ऐसा कौन सी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग किसी भी प्रॉब्लम का पहचान करते हैं और उसके बाद एल्गोरिदम हम लोग उस पर बनाते हैं और अंत में एल्गोरिदम को जो हम लोग लागू करके एक कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करते हैं। तो इस तरह के समस्याओं को हम लोग समस्या समाधान कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। यहाँ पे लिखा हुआ है समस्या संबोधन, तो ये भी नहीं कह सकते हैं। और समस्या विश्लेषण, ये भी नहीं कह सकते हैं। आगे क्या कहता है? किसी दिए गए समस्या के लिए प्रोग्राम कोड लिखने से पहले समाधान तैयार करना आवश्यक है। समाधान को प्राकृतिक भाषा में दर्शाया जाता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है समस्या, दूसरा में दिया हुआ है एल्गोरिदम और तीसरा में दिया हुआ है समस्या विश्लेषण। तो जब भी हम किसी कोड को लिखने से पहले जो समाधान तैयार करते हैं उसको हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। उसी के कारण से हम लोग फिर कोडिंग कर पाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, एल्गोरिदम। किसी भी प्रॉब्लम को समाधान करने से पहले हम लोग उसका एल्गोरिदम लिखते हैं। आगे कहता है किसी दिए गए समस्या के लिए प्रोग्राम कोड लिखने से पहले समाधान तैयार करना आवश्यक है। समाधान को कंप्यूटर द्वारा समझे जाने वाले फॉर्मेट या उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में दर्शाया जाता है। तो ये एक तरह से हम लोग कोडिंग यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ये बोल रहा है फॉर्मेट विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर द्वारा समझा जाने वाला फॉर्मेट। आगे कहता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये पहला भी ऑप्शन इसका करेक्ट लग रहा है, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर द्वारा समझा जाने वाले फॉर्मेट को उपयोग करके किसी भी एल्गोरिदम को लिखते हैं तो उससे समाधान भी हम लोग का हो जाता है। और आगे कहता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उस स्तरीय भाषा में भी हम लोग एल्गोरिदम को लिखते हैं। तो ऑप्शन इसका ए और बी और सी इसका मतलब बोथ हो जाएगा।
तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, इसलिए मोर देन वन हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्या कहता है, डी और सी दोनों आंसर हो जाएगा इसका, डी और सी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। आगे कहता है विभिन्न प्रकार के परीक्षण कौन से हैं। इसमें पूछ रहा है कि जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो वो किस किस तरह का टेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है घटक परीक्षण, एकीकरण परीक्षण, तो दोनों हम लोग करते हैं। कंपोनेंट का भी टेस्टिंग करते हैं और इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी करते हैं, जिसको एकीकरण परीक्षण कहते हैं। और सिस्टम से टेस्टिंग भी करते हैं हम लोग। पूरे जब हम लोग का एल्गोरिदम तैयार हो जाता है उसके बाद हम लोग सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी करते हैं हम लोग, स्वीकृति परीक्षण। तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। तो यहाँ पे इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर। आगे क्या कहता है कि विकसित प्रोग्राम को विभिन्न पैरामीटर, यहाँ पे खाली स्थान में इसमें भरना है। लिखा हुआ है पास करने की आवश्यकता है। प्रोग्राम को उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए और अपेक्षित समय में प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जब हम लोग विकसित प्रोग्राम को विभिन्न पैरामीटर पे किस तरह से मतलब पास करने की आवश्यकता है कि प्रोग्राम की उपयोगकर्ता जो इसे बना रहा है प्रोग्राम को आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए और अपेक्षित समय में प्रतिक्रिया देना चाहिए। यानी मेथड विधि का उपयोग करना चाहिए या परीक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए या एरर मतलब पास करने की आवश्यकता है। तो जब हम लोग किसी भी प्रोग्राम को बनाते हैं, जब भी हम लोग किसी एल्गोरिदम से प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम को अंततः हम लोग उसको टेस्टिंग करते हैं। जब तक टेस्टिंग नहीं करते हैं जब तक हम लोग का वो प्रोग्राम सही ढंग से मतलब काम नहीं करता है। कभी उसमें एरर आ जाएगा, कभी दिक्कत होगा, कभी बगिंग बहुत सारे आते हैं। तो अंततः हम लोग का यहाँ पे इसका ऑप्शन बी होगा। टेस्टिंग प्रक्रिया को ही हम लोग पास करने की हम लोग को आवश्यक है। आगे कहता है कि कंप्यूटर में प्रत्येक गतिविधि को पूरा करने के लिए हमें चरणों की एक श्रृंखला का पालन करते हैं। जब भी हम लोग कंप्यूटर में प्रत्येक गतिविधि को पूरा करने के लिए जितने भी चरण बाय चरण हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं तो हम चरणों को एक श्रृंखला का पालन करते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इस तरह के हम लोग एल्गोरिदम ही इसको कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्या कहता है कि वह प्रक्रिया है जिसमें सॉफ्टवेयर कोड में समस्याओं का पता लगाया जाता है और उन्हें ठीक किया जाता है, जो अप्रत्याशित व्यवहार या क्रैश का कारण बन सकते हैं। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि ऐसी प्रक्रिया का बताना है आपको जिसमें सॉफ्टवेयर कोड समस्या का पता लगाया जाता है और उन्हें ठीक करने के लिए या ठीक किया जाता है, जो अप्रत्यक्ष व्यवहार या क्रैश का कारण बन सकती है। मैंने यहाँ पे एरर या बगिंग के बारे में बता रहा है कि उसके कारण से दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे इसका आंसर डिबगिंग ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा डिबगिंग। आगे कहता है कि हम एल्गोरिदम की आवश्यकता क्यों होता है या हमें एल्गोरिदम की आवश्यकता क्यों होता है? क्योंकि सटीकता एक्यूरेसी के लिए एल्गोरिदम लिखेंगे तब एक्यूरेसी में मतलब हम लोग को मिलेगा, जो हम लोग को चाहिए वो मिलता है। क्योंकि इसमें काम होता है स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम में। मिनिमाइज मिस्टेक, इसमें कम से कम गलतियां होती हैं। जब हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं तो हर एक स्टेप को हम लोग उसमें फॉलो करते हैं। आगे कहता है कि सर्वोत्तम संभव समाधान, इसमें बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है। मतलब जो भी हम लोग समस्या का समाधान करते हैं
हाँ पवन, बोल। अरे MCQ करी थली, थोड़ा सा देरी में कॉल करी आओ। आय, अरे सब रिकॉर्ड हुई थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा मोर देन 1, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि एल्गोरिदम लिखना सामान्यतः माना जाता है। जब भी हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग का पहला कदम, प्रोग्रामिंग का दूसरा कदम और प्रोग्रामिंग का तीसरा कदम। तो यहाँ पे कह रहा है कि एल्गोरिदम लिखना सामान्यतः प्रोग्रामिंग का पहला कदम माना जाता है। जब भी हम लोग किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग एल्गोरिदम ही लिखते हैं। और एल्गोरिदम लिखने के बाद हम लोग कोडिंग करते हैं इसके अनुसार। तो हम लोग का पहला कदम यही है कि प्रोग्रामिंग का पहला कदम एल्गोरिदम लिखना है। तो इसको हम लोग फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, तो इसको टिक कर देते हैं। आगे कहता है कि एल्गोरिदम का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। जब भी हम लोग एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, किसी भी समस्या का समाधान करना। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कुछ दिया हुआ है कि इंक्रीजिंग द विश्वसनीयता बढ़ाना, लाइजिबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द प्रोग्राम का सटीकता। और यहाँ पे दिया हुआ है इफिशियंसी ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्यूशन, समाधान प्राप्त करने की दक्षता। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे तीन भी हो जाएंगे, क्योंकि इसका उद्देश्य ये सारे हैं कि जब हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं तो हम लोग को ये विश्वसनीयता बढ़ाना, यानी कि जो भी हम लोग को चाहिए होता है इसमें हर तरह से सॉल्यूशन अच्छे से प्रदान होता है। तो हम लोग एल्गोरिदम को ही लिखकर इसका उपयोग करके इसका विश्वसनीयता यानी इसको हम लोग एल्गोरिदम को ज़्यादातर इंक्रीज एंड रिलायबिलिटी का मतलब उपयोग करते हैं, और यहाँ पे प्रोग्राम की सटीकता को भी ये दर्शाता है। और इसमें समाधान प्राप्त करने की दक्षता भी है। किसी भी प्रक्रिया में जब हम लोग किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसके बाद हम लोग एल्गोरिदम इसीलिए लिखते हैं, इसीलिए उपयोग करते हैं, जिससे कि हम लोग का उससे समाधान प्राप्त करने में माने आसानी हो, जो भी उसमें प्रॉब्लम ना हो, डिबगिंग ना हो, किसी प्रकार का एरर ना हो। तो इसलिए हम लोग इसका ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा। आगे कहता है कि एक अच्छे एल्गोरिदम की विशेषता क्या है। जब हम लोग एक अच्छे एल्गोरिदम की बात करते हैं तो उसमें सटीकता और विशिष्टता होती ही है, तो ये तो होगा ही। आगे कह रहा है कि सीमितता यानी फाइनाइटनेस, ये भी होगा बिल्कुल। और आगे कहता है कि इनपुट आउटपुट की प्रक्रिया इसमें अच्छे ढंग से होती है, तो ये भी होगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा। आगे कहता है कि एल्गोरिदम को लागू करने से पहले प्रोग्रामर को पहले क्या करना चाहिए। तो समस्या का विश्लेषण करना चाहिए या समस्या का पहचान करना चाहिए। तो समस्या का पहचान करना बहुत ज़रूरी है, और समस्या का विश्लेषण यानी एनालाइज करना उसके बहुत ज़रूरी है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ। तो यहाँ पे ए और बी और सी तीनों हो रहा है, तो इसका मोर देन 1 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे सी दिया हुआ है और डी, ये दोनों आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि एक एल्गोरिदम का दृश्य प्रतिनिधित्व है। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट की मतलब के बारे में बताया जा रहा है कि एल्गोरिदम को अगर हम लोग एक बार में देख के समझना चाहें, दृश्य के प्रतिनिधित्व जो भी है यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से एल्गोरिदम को भी दिखाते हैं।
तो यहाँ पे ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्लो चार्ट जो है एल्गोरिदम को हम लोग का दृश्य का काम करता है। आगे कहता है कि फ्लो चार्ट विभिन्न प्रकार के बॉक्स से बना एक चित्र है या डायमंड से बना एक चित्र है या आकार से बना एक चित्र है। तो बॉक्स के आकार का भी होता है और यहाँ पे डायमंड के आकार के भी होते हैं और यहाँ पे शेप के आकार के भी होते हैं। तो ये इसके बहुत सारे हैं, यहाँ पे तीर के आकार के भी होते हैं। तो फ्लो चार्ट की यहाँ प्रक्रियाएं बहुत सारी हैं। सारे चित्र में अलग अलग उसका शेप दिया हुआ होता है, जिसमें जो भी बॉक्स के आकार का होता है उसको स्टार्ट और एंड के रूप में हम लोग जानते हैं, और जो डायमंड के आकार का होता है उसको हम लोग डिसीजन के रूप में जानते हैं और बॉक्स के बारे में बता दिए। और शेप जो है, आकार जो है बहुत सारा होता है, तो ये इनपुट आउटपुट के रूप में भी हम लोग जानते हैं। और एक तीर का निशान होता है, उसको हम लोग एरो के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर मोर देन वन हो जाएगा। आगे कहता है यहाँ पे कि स्टार्ट एंड एंड को अभी बताएं हम कि को प्रतीक भी कहा जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब स्टार्ट और एंड जो है इसको हम लोग टर्मिनेटर कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है टर्मिनेटर, जो कि मतलब ये एक तरह से फ्लो का जो भी दिया हुआ होता है उसमें ये दिखाता है कि स्टार्ट और एंड कहाँ से हो रहा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बता रहा है कि प्रक्रिया को माने टर्मिनेटर भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया क्रिया या एकल चरण को प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रक्रिया और क्रिया का एकल चरण का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसको हम लोग क्रिया प्रतीक ही कहते हैं, तो एक्शन सिंबल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे कहता है कि यहाँ पे खाली स्थान है और आगे लिखता है कि शाखा बिंदु आमतौर पर हाँ या नहीं या सत्य सत्य प्रश्न का पूछा जाता है और उत्तर के आधार पर मार्ग दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो इस मतलब प्रक्रिया या को क्या कहते हैं या इस एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनेटर तो हम लोग यहाँ पे नहीं कहेंगे, दो डिसीजन यहाँ पे दे रहा है तो इसके लिए डिसीजन ही होना चाहिए। तो यहाँ पे निर्णय लिया हुआ है यानी ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो डिसीजन मेकर ही यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। यह सही और गलत निर्णय के लिए डिसीजन जरूरी है। तो आगे कहता है कि डेटा प्रतीक भी कहा जाता है। यह समानांतर चतुर्भुज, जब समानांतर चतुर्भुज के आकार डेटा इनपुट और आउटपुट के लिए उपयोग किया जाता है तो हम लोग उसे यहाँ पे क्या कहते हैं ये बोल रहा है। तो हम लोग इसको, जब ये लिखा हुआ है समानांतर चतुर्भुज, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। तो इसका फिगर इस तरह से बन सकता है। तो इसको हम लोग इस चित्र को के अनुसार से इसको हम लोग इनपुट आउटपुट कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बराबर होता है और ये दोनों एक दूसरे से बराबर होता है, समानांतर होता है। तो इस तरीक़ा से जब भी ये समानांतर चतुर्भुज के आकार के बारे में बोले तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट इसका आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि कनेक्टर आकृतियों के बीच फ्लो का क्रम दिखाने के लिए किस तरह का मतलब यहाँ पे प्रतीक का उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे एरो का ही उपयोग करते हैं। ये हमने पिछले प्रश्न में बताया था कि जब हम लोग एरो का उपयोग करते हैं तीर के लिए करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कनेक्टर आकृति के बीच फ्लो का क्रम दिखाने के लिए हम लोग तीर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि एक एल्गोरिदम का नाम बताना है जो कि प्रस्तुत करने का एक और तरीका है। तो हम लोग एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट के माध्यम से इसका दिखाते हैं।
आगे कहता है इसे एक गैर औपचारिक भाषा माना जाता है। तो यहाँ पे गैर औपचारिक भाषा, तो यहाँ पे प्यूसिडो कोड के बारे में बताया जा रहा है जो प्रोग्रामों और एल्गोरिदम लिखने में मदद करता है। तो ये प्यूसिडो कोड का काम है जो कि काम करता है गैर औपचारिक भाषा के रूप में, और यह प्रोग्राम को एल्गोरिदम लिखने में मदद करता है। यहाँ पे आगे कहता है कि प्यूसिडो कोड शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे बोल रहा है असली कोड नहीं, या असली कोड या अस्थायी कोड। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे असली कोड नहीं होगा, क्योंकि यह प्रोग्राम को एक तरह से मदद करता है। तो ये असली कोड नहीं होता है, प्रोग्राम नहीं लिखता है। तो नॉट रियल कोड, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि सत्यापित करने के लिए विभिन्न इनपुट मानों को एल्गोरिदम के चरणों के माध्यम से चलाना आवश्यक है। इनपुट को एल्गोरिदम के सभी चरणों के माध्यम से चलाने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो इसको फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सत्यापित करने के लिए विभिन्न इनपुट मानों को एल्गोरिदम के चरणों के माध्यम से चलाना आवश्यक है, और इनपुट को एल्गोरिदम के सभी चरणों के माध्यम से चलाने की प्रक्रिया को आमतौर पर हम लोग ड्राई रन कहते हैं। तो यहाँ पे ड्राई रन की परिभाषा लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे कहता है कि ड्राई रन हमें मदद करेगा हम लोग को क्या करने में, एल्गोरिदम में किसी भी गलत चरण की पहचान करने में। तो ये मदद करता है हम लोग को ड्राई रन, और फिगर आउट मिसिंग डिटेल और स्पेसिफिक इन द एल्गोरिदम, एल्गोरिदम में गायब विवरण या विशेषताओं का पता लगाता है। तो ये भी काम करता है ये ड्राई रन। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन सी भी आंसर हो जाएगा। तो ये मोर देन वन हो रहा है, इनमें से एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे कहता है कि एल्गोरिदम को उनके निष्पादन के लिए आवश्यक प्रोसेसिंग समय और मेमोरी के आधार पर किया जा सकता है, तुलना की जा सकती है या विश्लेषण किया जा सकता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एल्गोरिदम के उनके निष्पादन के लिए, मतलब जब भी हम लोग एल्गोरिदम का यूज करते हैं तो उसमें जब भी एग्जीक्यूट करते हैं एल्गोरिदम का, तो वहाँ पे हम लोग को कंपेयर भी करना होता है और एनालाइज भी करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बोथ। तो यहाँ पे एक से अधिक इसका आंसर सही है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे कहता है कि नियमों या व्याकरण का सेट है जो भाषा में कथनों के निर्माण को नियंत्रित करता है। जो भी कथन दिया हुआ है उसको नियंत्रित करता है, जैसे वर्तनी, शब्दों का क्रम और विराम चिन्ह। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं इसको एक तरह से नियंत्रित करता है, कथन है ये। तो इसको नियंत्रित करने वाले को, नियमों को या व्याकरण के सेट को क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग सिंटैक्स के रूप में जानते हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी में दिया हुआ है। आगे कहता है का उपयोग, किसका उपयोग करके लिखे गए प्रोग्राम कंप्यूटर हार्डवेयर द्वारा सीधे समझे जाते हैं। तो जब भी हम लोग असेंबली भाषा का यूज करते हैं या बाइनरी अंक का उपयोग करते हैं, तो हम लोग हार्डवेयर को डायरेक्ट रूप से समझा सकते हैं, लेकिन उन्हें मानों के लिए समझना और संभावना मुश्किल है। तो 0 और 1 को समझना मुश्किल है। तो यहाँ पे बाइनरी अंक को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। उच्च स्तरीय भाषा को कंप्यूटर भी समझता है और मानव के द्वारा भी समझा जाता है, मुश्किल नहीं होता है। तो ये करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 4GL लैंग्वेज। तो 4GL लैंग्वेज के बारे में हमें अभी नहीं मालूम है, इसको हम ऑप्शन, इसलिए हम इसको बी मारेंगे। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। आगे कहता है कि उच्च स्तरीय भाषा में लिखा गया प्रोग्राम क्या कहलाता है। जब भी उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है प्रोग्राम, तो उसे हम लोग सोर्स कोड के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर।
आगे कहता है कंप्यूटर द्वारा कौन सी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाता है। जब भी हम लोग कंप्यूटर द्वारा किसी भी प्रकार के समस्याओं का समाधान करते हैं तो उसको आसान समस्या कहते हैं या जटिल समस्या कहते हैं। तो कंप्यूटर द्वारा किसी भी प्रकार के समस्याओं का समाधान करते हैं तो वो आसान समस्या भी होता है और जटिल समस्या भी होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक से अधिक इसका आंसर हो रहा है तो इसका मोर देन वन सही हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि डिक में क्या लिखा हुआ है भाई, डिकम्पोजिशन लिखा हुआ है, द्वारा जटिल समस्या को हल करने का मूल विचार क्या है। जब भी हम लोग डिकम्पोजिशन द्वारा जटिल समस्या को हल करते हैं तो उसमें एक ही मतलब उसमें ऐसी कुछ घटनाएं मतलब जैसे उसमें डिकम्पोज की क्रिया होती है यानी विघटन करना भी होता है हम लोग का शामिल। और उसको ऐसे एल्गोरिदम लिखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जब लिखते हैं तो कभी कभी कुछ एल्गोरिदम को हम लोग को रिपीट मोड में चलाना होता है, ब्रेक डाउन करके तो तोड़ना होता है। तो इस तरह से इसका बी भी करेक्ट आंसर होगा। आगे कहता है कि जटिल समस्या के छोटे उप समस्याओं में बदलना होता है, जो हमने अभी बताया, तो ये भी होता है। तो इसका 3 ऑप्शन सही लग रहे हैं तो इसलिए मोर देन वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि एक एल्गोरिदम को उल्टी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे सही ढंग से पालन करने की इच्छित परिणाम प्राप्त होते हैं। बिल्कुल नहीं। जब भी हम लोग एल्गोरिदम को ये बोल रहा है कि ऐसी प्रक्रिया के बारे में बताओ जो सही ढंग से पालन करने पर हम लोग को अच्छा परिणाम प्राप्त हो सके। जब भी हम लोग किसी भी एल्गोरिदम को एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया से लिखते हैं तब जाके हम लोग को वो एल्गोरिदम का मतलब जो आउटपुट होता है वो सही प्राप्त होता है। तब इसका स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में है कि जब भी हम लोग एल्गोरिदम को जितने भी तरह के प्रॉब्लम हो उसके लिए हम लोग को स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम लिखना ही होगा, तभी जाके हम लोग को उससे अच्छा कोड लिख पाएंगे और तब जाकर हम लोग उस कोड से आउटपुट प्राप्त कर पाएंगे, उस समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे कहता है कि एल्गोरिदम में निश्चित होता है और चरणों की सीमित संख्या होती है। ये बोल रहा है कि एल्गोरिदम में एक निश्चित क्या होता है, मध्य और अंत होता है। तो मध्य और अंत तो होता ही है। आगे कहता है शुरुआत और अंत होता है, शुरुआत भी और अंत भी होता है। तो मध्य और एंड का मतलब होता है कि बीच में जो हम लोग प्रक्रियाएं करते हैं जिसको दोहराया जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे नहीं पूछ रहा है क्योंकि चरणों को सीमित संख्या होती है। तो सीमित का मतलब बात कर रहा है कि हर एल्गोरिदम में मतलब होना ही होना है, क्या होता है उसमें, तो शुरुआत होगा उसमें और एंड होगा। क्योंकि जब तक शुरुआत और एंड नहीं होगा जब तक हम किसी भी इनपुट का आउटपुट प्राप्त नहीं कर पाएंगे, किसी भी समाधान का उसका प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर ये बी हो जाएगा, बिगिनिंग और एंड होता है। मध्य और अंत भी होता है किसी किसी प्रोग्राम में, लेकिन उसमें भी बिगिनिंग होता है। तो यहाँ पे बिगिनिंग नहीं दिया हुआ है इसलिए यह आंसर नहीं होगा। तो इसका बी करेक्ट आंसर है। आगे कहता है एक अच्छा एल्गोरिदम जो है इनपुट प्राप्त करता है और आउटपुट देता है। इसमें से पूछ रहा है कि एक अच्छा एल्गोरिदम कैसा होता है, मतलब जो इनपुट प्राप्त करता है और आउटपुट प्राप्त कर देता है। तो सटीक भी होता है, बिल्कुल सही है, विशिष्ट भी होता है और फाइनाइट भी होता है। ये प्रश्न रिपीट कर दिया तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि इसमें मोर देन वन ऑप्शन सही है, तीनों के तीनों सही हैं। आगे कहता है कि प्रभावी एल्गोरिदम लिखने के लिए हमें उस और इनपुट यानी इच्छित आउटपुट की पहचान करनी होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनपुट और इच्छित आउटपुट की पहचान करनी होगी एक अच्छा एल्गोरिदम यानी या प्रभावी एल्गोरिदम लिखने के लिए। तो इसका इनपुट यहाँ पे आंसर हो जाएगा, या यहाँ पे प्रक्रिया भी लिख सकते हैं कि उस प्रक्रिया और इच्छित आउटपुट की पहचान करनी होगी। तो इसका आंसर बहुत हो रहा है मोर देन
1 करेक्ट आंसर। फ्लो चार्ट एक प्रकार का चित्र है जो मतलब एल्गोरिदम को दर्शाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्लो चार्ट एक प्रकार का चित्र है जो एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है विभिन्न प्रकार के बॉक्स का उपयोग करके तीरों से जुड़े क्रम में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये बोल रहा है, तो इसको हम लोग फ्लो चार्ट ही कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा करेक्ट, एल्गोरिदम नहीं कहते हैं वो, तो हम लोग एल्गोरिदम को ही दूसरा रूप में मतलब फ्लो चार्ट के रूप में दिखाते हैं, तो ये फ्लो चार्ट हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे कहता है कि सभी चरणों के बाद एक निष्पादित होते हैं उसे अनुक्रम में निष्पादित कहा जाता है। तो एक फ्लो चार्ट यहाँ सभी चरण एक बार निष्पादित होते हैं, नहीं, जितने भी स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होते हैं तो उसको तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम में ही काम करते हैं। तो यहाँ पे एल्गोरिदम इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें ही हम लोग स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करते हैं तो सीक्वेंस फॉर्म में। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा एल्गोरिदम। निर्णय में किसी स्थिति के परिणाम के आधार पर विकल्पों में एक का चयन शामिल होता है। निर्णय में किसी भी स्थिति के परिणाम के आधार पर विकल्पों में से एक का चयन शामिल होता है। क्या कह रहा है कि मेकिंग इन्वॉल्व सेक्शन ऑफ वन ऑफ द अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन आउटकम ऑफ अ कंडीशनल। ये तो डिसीजन का कार्य है। जब भी हम लोग किसी प्रकार के निर्णय में किसी भी स्थिति के परिणाम के आधार पर विकल्पों में एक का चयन शामिल होता है। जैसे कोई भी निर्णय लेना होता है, जैसे मान लीजिए कि यह कुत्ता है, वहाँ पे लिखा हुआ है कुत्ता का फिगर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि यह कुत्ता है, यस या नो। तो वहाँ पे हम लोग को निर्णय लेना होता है, डिसीजन करना होता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे कहता है कि एक में कुछ चरण हो सकते हैं जो सीमित संख्या में बार बार दोहराए जाते हैं। तो बार बार जब भी संख्या को दोहराया जाता है तो ऐसे एल्गोरिदम पुनरावृत्ति कहा जाता है। तो ये एल्गोरिदम में ही ऐसी क्रियाएं होती है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये मतलब ये बोल रहा है कि इसमें फ्लो चार्ट में ऐसी प्रक्रिया होती है या एल्गोरिदम में होती है कि प्यूडो कोड में होती है। तो जब भी हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं तो उसमें मध्य का भाग कुछ ऐसे होते हैं जो कि रिपीट मतलब करते हैं, सीमित संख्या में बार बार दोहराए जाते हैं, तो उसे पुनरावृत्ति हम लोग कहते हैं एल्गोरिदम का। तो ये एल्गोरिदम इसका आंसर हो जाएगा। किसी समस्या को हल करने के लिए दृष्टिकोण हो सकते हैं और इसलिए किसी विशेष समस्या के लिए एक से अधिक एल्गोरिदम हो सकते हैं। तो यहाँ पे केवल एक कह रहा है तो ये कभी नहीं होगा। आगे कहता है कि एक से अधिक, तो एक से अधिक हो सकता है, मतलब एक से अधिक दृष्टिकोण हो सकता है, केवल एक केवल नहीं होगा, एक कोई दृष्टिकोण नहीं। तो यहाँ पे मोर देन वन हो रहा है इसका आंसर। तो मोर देन वन इसका आंसर हो रहा है, एक से अधिक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और डी में भी दिया हुआ है तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन ही है मोर देन वन, तो इसका एक से अधिक। जैसे हम लोग किसी भी प्रोग्राम को इसको ऑप्शन को यहाँ पे हम लोग नहीं समझते हैं, इस प्रश्न को ही समझ लेते हैं। जब भी हम लोग किसी भी हमारे पास प्रॉब्लम आता है तो उसका सोल्यूशन एक तरह से नहीं होता है, एक से अधिक तरह से हम लोग उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही प्रश्न का यहाँ पे एग्जाम्पल में ऑप्शन में दिया हुआ है कि मोर देन वन हो सकता है, एक से अधिक समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग के पास एल्गोरिदम हो सकते हैं। आगे कहता है का चयन समय और स्थान की जटिलता के आधार पर किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे एल्गोरिदम का ही बात कर रहा है, क्योंकि एल्गोरिदम को जब भी हम लोग लिखते हैं तो हमारे पास समस्या का समाधान करने के लिए तो एल्गोरिदम बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से हम लोग को ये देखना होता है कि समय किस में कम लग रहा है और स्थान की जटिलता किस में सही है। तो तब उसी के आधार पे हम लोग एल्गोरिदम का मतलब डिसीजन कर पाते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम सही है। तो ये हम लोग एल्गोरिदम में ही करते हैं। तो यहाँ तक हमने
क्लियर कर लिया 4.4 चैप्टर का जितने भी MCQ थे। अब अगले वीडियो में हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 5 में कि गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। तो इससे प्रश्न बहुत कम आते हैं, फिर भी इसको हम लोग रीड करेंगे। तो फिर हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।